नमस्ते। देखिए, आज आप जैसा कि देख रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 9 प्रकाश का आगे वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य बिंदु हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ। अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में। स्नेल का नियम जो कि महत्वपूर्ण है, और साथ में हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम चाहे वो सघन हो, विरल हो, यानी कि वायु से किसी कांच की सतह या पानी यानी जल की सतह के अंदर प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण जैसे सूर्य, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो सीधी न जाकर अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, यानी कि इस तरफ चली जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से यानी रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट कर लें। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो अपने रास्ते से या अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह है अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब वह होती क्यों है उसके लिए मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन के लिए कि जो उसका वेग होता है या गति जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वेग या उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और अपवर्तन की घटना हो जाती है। तो ये था अपवर्तन। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। तो दो प्रकार के नियम हैं। जिस तरह परावर्तन के नियम थे उसी तरह से अपवर्तन के नियम हैं। अपवर्तन में भी वही होता है, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन होने के बाद में जाने वाली किरण, दोनों माध्यमों को अलग या पृथक करने वाला पृष्ठ पर जो आपतित किरण का आपतन बिंदु होता है उस पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी इनका तल समान होता है।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो परत है या तल है या सतह है उस पर अभिलंब, और ये दोनों आपतित किरण और अपवर्तित किरण उन सभी का एक ही तल होता है, यानी वो सभी एक समतल में ही होते हैं। जैसे कि परावर्तन में भी यही नियम था पहला। और अब है दूसरा नियम कि यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है प्रकाश निश्चित रंग या निश्चित माध्यम में प्रकाश की किरण का निश्चित रंग या निश्चित माध्यम में आपतन कोण की ज्या, जिसे हम दर्शाते हैं साइन आई से, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम दर्शाते हैं साइन आर से, रिफ्लेक्शन के बाद वाला, का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। अतः साइन आई बट्टा साइन आर। प्रकाश की किरण निश्चित रंग और निश्चित माध्यम में उसका आपतन कोण की ज्या और तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात या उनका मान निश्चित होता है, स्थिर होता है। साइन आई बट्टे साइन आर या साइन आई बट्टे साइन आर बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनका मान भी एक के बराबर हो गए, दोनों स्थिर होंगे। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। यही है स्नेल का नियम। जैसे परावर्तन में होता था, या परावर्तन में हमने पढ़ा था, परावर्तन के इस वीडियो यानी इसी पाठ के पहले वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी नियम ये था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, यानी कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। ठीक वैसे ही ये है अपवर्तन में भी कि प्रकाश की जो किरण है वो निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम में उसके आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अतः साइन आई बट्टा साइन आर बराबर 1, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ये था अपवर्तन क्या होता है, कारण क्यों होता है और अब उसके नियम क्या हैं उसके बारे में नोट करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में। कैमरे की गलती कारण से यहाँ से साइड से थोड़ा दिखा नहीं था, तो उसे साइड से कर दिया है, ये ध्यान से देखें, नोट करें। चलिए अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तन के बाद हम बात करते हैं अपवर्तनांक की किन्हीं दो माध्यम, अपवर्तनांक का यूज हम कहाँ करते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के अनुपात को या उसके विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दो माध्यम सघन या विरल, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सघन जैसे कि पानी, कांच, विरल जैसे कि वायु, हवा, दोनों माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण कौन सी दिशा में झुकेगी अभिलंब की ओर, तो उस दिशा परिवर्तन को या उसके विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा ही हम व्यक्त कर सकते हैं या समझा सकते हैं। तो उसके बारे में हम अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं। देखें उदाहरण है, जैसे यदि मान लीजिए ये है म्यू, म्यू का मतलब है अपवर्तनांक को दर्शाते हैं। 1, 2 इसका मतलब है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तथा म्यू 2, 1 का मतलब है कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण। तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम क्या समझ सकते हैं। तो उसके लिए देखें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है, यानी कि ये नहीं, ये वाला 1 से 2 में जाती है, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो
पहले माध्यम का वेग और दूसरे माध्यम का अनुपात ही उसका सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। यदि प्रकाश, दोबारा समझें, यदि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के साथ अपवर्तनांक पहले माध्यम के वेग और दूसरे माध्यम के वेग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात 2:1 यानी दूसरे का पहले के सापेक्ष। तो v1 और v2 यानी वेग है ये प्रकाश की माध्यम के अनुसार, तो उसके अनुपात में हम अपवर्तनांक को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आइए 1:2, इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के वेग और पहले माध्यम के वेग के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा ध्यान से सुने, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तब पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के वेग और पहले माध्यम के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक निर्भर किस पे करता है, तो अपवर्तनांक प्रकाश के रंग यानी उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये तरंगदैर्ध्य ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रंग जो होता है प्रकाश के, जैसे कि आपको पता होगा 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके आगे वाले पॉइंट में भी हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में, उसमें भी आप जानोगे। तो जो प्रकाश का रंग है उनकी तरंगदैर्ध्य बदलती रहती है, इसलिए उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, चलिए मान लीजिए कम और सबसे अधिक वाले की, तो जो बैंगनी रंग होता है, जो वॉयलेट कलर जो होता है, बैंगनी रंग की जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब होगा कि बैंगनी रंग का जो कोई भी रोशनी या प्रकाश का स्रोत है वह दूर यदि लगाया जाता हो तो अपवर्तनांक होने के कारण बहुत दूर जगह पर उसे नहीं देखा जा सकता। जबकि लाल जो रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। समझे इस बात को भी कि लाल रंग का अपवर्तनांक यदि कम होगा, इसका मतलब यदि कहीं पहाड़ी इलाकों पर भी कहीं यदि लाल कलर की रोशनी वाला बल्ब लगाया हुआ है, उसका अपवर्तनांक कम होने के कारण वह काफ़ी दूर तक भी उसे आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए खतरे के निशान को या टावर पर जो लगी हुई लाइट को ज़्यादातर लाल रंग की बनाई जाती है, लाल रंग की लाइट लगाई जाती है ताकि दूर से ही वो आसानी से दिख सके। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि लाल रंग में अपवर्तन सबसे कम होता है, जिससे उसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है और वो आसानी से दूर तक दिखाई देता है। बैंगनी रंग में सर्वाधिक अपवर्तनांक होने के कारण, सर्वाधिक अपवर्तन होने के कारण उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है और वो आसानी से दूर तक नहीं दिखाई देता। इसीलिए खतरों के निशान को लाल रंग के या लाल लाइट के रूप में या लाल प्रकाश में दिखाई देना पड़ता है, या वो लाल प्रकाश बनाते हैं ताकि वो दूर से ही दिखाई दे जाए। तो ये था निर्भरता प्रकाश के रंग के आधार पर। माध्यम की प्रकृति भी डिपेंड करती है कि उसमें अपवर्तनांक कितना होगा, कैसा होगा, घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो ये था अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है। और ये दो मोस्ट चीज़ें याद रखनी है आपको। बैंगनी रंग की सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, जबकि लाल रंग में सबसे कम अपवर्तनांक होता है। इसी तरह से आप देखोगे जब इंद्रधनुष रेनबो बनता है तो उसका सबसे पहला कलर बैंगनी जो है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उसके बाद में लाल का सबसे कम होता है। इसलिए इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो आपको ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, जबकि बैंगनी कलर जो है वो थोड़ा कम दिखाई देगा। यही कारण होता है। तो अब है इसके बाद में वर्ण विक्षेपण, नोट करें। वर्ण विक्षेपण जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है या कोई पारदर्शी वस्तु में से गुजारी जाती है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, ट्रांसपेरेंट हो, यदि प्रिज्म में से उसे गुजारें तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पहले इनके जो रंगों के जो क्रम था, जैसे ये रंगों का यदि क्रम हमें याद रखना हो तो वो होता है विबग्योर, इस क्रम से हम इनके रंगों को याद कर सकते हैं। वी वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 वर्ण यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग या 7 वर्ण के इस प्रतिरूप को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आकाश में इंद्रधनुष के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रतिरूप को हम विक्षेपण कहते हैं और इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी कि रंग और उसका विक्षेप होना यानी अलग अलग रंगों में विभक्त होना, इस क्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। दोबारा ध्यान से सुने। प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 वर्ण या 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 उसके वर्ण प्रतिरूप हम प्राप्त कर सकते हैं। इस घटना को स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। जो अपवर्तनांक था वो माध्यम एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसके साथ ही उसके रंगों में अपवर्तनांक में हमने जो पढ़ा था कि वो निर्भर किस पे करता है, प्रकाश के रंग की तरंग दैर्घ्यता पर। तो जो रंग है अलग अलग, इसीलिए ये घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। वर्ण विक्षेपण जो घटना है ये प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित होता है। इसके अलावा हम यदि और अन्य उदाहरण देखना चाहें प्रकाश के अपवर्तन के, तो पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पेंसिल जो डाली जाती है या कोई भी रोड या कोई छड़ या पेंसिल, पेन या ब्रश जो डालते हैं उसका मुड़ना हुआ दिखाई देना, वो भी अपवर्तन के पर ही आधारित होता है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, परंतु वो वायुमंडलीय प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है, उस पर आधारित होता है। इसके अलावा यदि कोई पानी से भरी हुई बाल्टी में जो सिक्का होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित होता है। पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का जो होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित होता है। इसी तरह से और भी घटनाएं जैसे इंद्रधनुष है, वर्ण विक्षेपण है, पानी में पेंसिल डालते हैं। और पेंसिल तो चलिए ये क्रियाकलाप के लिए डालते हैं, अदरवाइज़ यदि हम जब नहाते हैं तो ब्रश को भी डाल देते हैं तो भी वो सीधी नहीं जाती, थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है, तो वो भी इसी पर आधारित है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठला हुआ दिखाई देना या उठा हुआ दिखाई देना वो भी, और कुएं का जो पेंदा है, कुएं को देखते हैं तो कुएं का पेंदा भी उथला हुआ यानी ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो वो भी अपवर्तन का ही उदाहरण होता है। तो आज का था ये हमारा विषय अपवर्तन, अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण और स्नेल का नियम, ये जो हमने पढ़े थे, और साथ में इनकी बारीकियों को समझा यानी परिभाषाओं को और इनके अर्थ को समझा। ये था आज का विषय। मिलते हैं फिर एक इसी पाठ के अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पर उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। अभ्यास करें, याद करें, नहीं समझ आए तो पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।